नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो अचानक नहीं है। ये उसी विचारधारा का परिणाम है जिसने वर्षों से कट्टरपंथ को राजनीतिक संरक्षण दिया और अब वही आग पूरे देश को लीलने को तैयार है। घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लोगों को उनके धर्म के नाम पर पहचान कर मारा जा रहा है और अंतरिम सरकार बयानबाजी से आगे बढ़ने में असफल दिख रही है। चुनाव से पहले यूनुस अब चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो वहीं फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले जिस नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी को छात्र आंदोलन की नई उम्मीद बताया जा रहा था, वही पार्टी जमात इस्लामी के साथ गठबंधन को लेकर टूटती दिखाई दे रही है। 30 नेताओं का संयुक्त पत्र, 2 वरिष्ठ महिला नेताओं का इस्तीफा, ये सब आंतरिक मतभेद नहीं, ये संकेत है कि कट्टरपंथ के साथ समझौते की कीमत क्या होती है। तो ऐसे माहौल में चुनाव होना एक बड़ा चैलेंज भी नजर आ रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है बांग्लादेश में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव से पहले एनसीपी में टूट की खबर है, क्या कुछ चल रहा है एनसीपी के भीतर और बांग्लादेश के अंदर? देखिए, आज बांग्लादेश से एक बहुत ही खतरनाक खबर आई है जी। अभी तक ऐसा लग रहा था कि चीजें बदलेंगी, लोग वहां जागेंगे, लोग सड़कों पे आएंगे। ये बीएनपी का जो स्वागत किया गया, ये तारिक रहमान के स्वागत में 50 लाख लोग आए, एक उम्मीद जगी कि 17 साल ये आदमी इंग्लैंड में रह के आया है, कुछ तो बदला होगा। लेकिन आज हिंदुस्तान के लिए और दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक बुरी खबर आई है। ये जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, जिसके ये लीडर है तारिक रहमान, उसके जनरल सेक्रेटरी ने आकर के एक बयान दिया जो बहुत ही खौफनाक है। उसने आकर के कहा कि हमारी सरकार जब आएगी, जब ये तारिक रहमान सरकार में आ जाएंगे, वहां बीएनपी की सरकार बनेगी, तो हम कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो इस्लाम के खिलाफ हो, जो शरिया के खिलाफ हो। मतलब आपने ये कह दिया कि आप शरिया के आधारित कानून, वहां पे संविधान नहीं, अब शरिया का कानून चलेगा। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। तो जमाते इस्लामी भी वही कह रहा कि भाई हम तो शरिया का कानून, महिलाएं बुर्के में होंगी, महिलाएं ऑफिस में काम नहीं करेंगी। भैया आंदोलन हुआ, बहुत सारे इलाकों में जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो बंद हुई, वो जमात के लोग जाकर के उन्होंने कहा कि भाई महिलाओं से काम नहीं, हटाओ, सिर्फ मेल काम करेंगे। महिलाओं से काम कराना तो सिर्फ महिलाएं होंगी ऑफिस के अंदर, मैंने फैक्ट्री के अंदर। गाना बजाना, क्यों अटैक हुआ? ये सिंगर जेम्स के कंसर्ट के अंदर क्यों अटैक हुआ? भाई इस्लाम, गाना बजाना नहीं चलेगा, ये वहाबी इस्लाम है, कोई सूफी इस्लाम नहीं। अभी तो ये आप देखिए, ये धीरे धीरे क्यों मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। ये पागल नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान के जो तमाम जो बड़े बड़े मूर्तियां थी, वो क्यों तोड़ी गई, आगे फिर तोड़ी जाएगी। ये तालिबानी मानसिकता है। मूर्ति पूजा हराम है, इसलिए अभी कल एक जमात का कार्यकर्ता पकड़ा गया, वो देवी दुर्गा के मंदिर में गया, मूर्ति उठा ली, कपड़े फाड़ दिया और मूर्ति को जो ऐसे जो है वो शोकेस कर रहा था, फिर उसके बाद मूर्ति को तोड़ दिया गया। पुलिस वाले आए, उसने कहा वो नॉर्मल है। वो वीडियो देख करके आश्चर्य होता है। और हिंदुस्तान में जो है ये गंगा जमनी तहजीब का जो है चाशनी चाटने वाले बेवकूफों की भरमार लगी हुई है। वो बड़े कूली बोल रहा है कि देखिए एंटी इस्लामिक है, मूर्ति चलेगा नहीं। पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं होगा। कॉक्स बाजार के पास 5 हिंदुओं के घर को जला दिया गया। व्हाट डू यू थिंक, डेमोक्रेसी आएगी वहां पे? तो अब
कुछ दूसरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये जिहादी, ये इस्लामिस्ट, ये जमाती, ये लातों के भूत ये बातों से नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान को अब प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी ये सब करना पड़ेगा। एक तो तमाम तरह की जो आर्थिक रियायत हम लोग दे रहे हैं, चाहे उनको सस्ते दामों में हम चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, प्याज दे रहे हैं, आलू दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, ये सब बंद करना पड़ेगा। ये टेढ़ी उंगली से ही चीजें निकलेगी। और ये भूल जाइए कि भविष्य के बांग्लादेश में अब वहां पे हिंदू सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये भी नालायक निकला, यह भी बड़ा नालायक निकला। ये सब अंदर से जो है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ढाका कोलैप्स कर गया, बंगाली कल्चर कोलैप्स्ड, बांग्ला लिटरेचर कोलैप्स्ड, बांग्ला म्यूजिक कोलैप्स्ड, आर्ट कल्चर सब कुछ को इस लोगों ने, वो वही जहां जैसे होता है। देखिए इस्लाम कल्चर जो है ना वो बहुत ही दूसरे किस्म का है। वहां ये लोग कल्चर का एग्रीकल्चर बना देते हैं। यही तमाशा बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इंप्लीकेशन है, क्योंकि आप देखिए भारत को तो पहला काम ये करना चाहिए अब, और ये तमाम लोग, तमाम हिंदुओं को कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर आकर के ये बताना चाहिए कि ये किस तरह का चुनाव है, कि जहां एक ही शेड के सारे लोग, वो एनसीपी वाले भी तो निकल गए ना जिहादी। भाई आंदोलन आपने किया, ये जहां सब नाच रहे थे, बताइए बड़े बड़े पत्रकार सब नाच रहे थे, रेवोल्यूशन आ गया, रेवोल्यूशन आ गया। ये सब जमात के दलाल हैं, ये सब रवीश कुमार टाइप के लोग सब। ये लग रहा था कि यही ये जमात वाले सब कर रहे हैं, जमात के जो है ये सब, इन लोगों का धर्म परिवर्तन हो गया है। ये कांग्रेस वाले, हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश जैसा होगा। कौन बता रहा था कि बांग्लादेश जैसा होगा? ये मुस्लिम स्पोक्स पर्सन सारे, ये कांग्रेस पार्टी के और तमाम, ये सब कह रहे थे। यू जस्ट रिकॉल, जितने मुसलमान लीडर थे वो सब कह रहे थे कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो जाएगा। क्यों कह रहे थे? ये यही जमात के चट्टे बट्टे हैं, ये सब, ये सारे लोग, ये सब कनेक्टेड हैं। वो सेकुलर हिंदू सबसे दुनिया का मूर्ख जंतु है। आंख के सामने चीजें हो रही होती है, दिखता नहीं है, इतने अंधे हो गए ये सब। तो पहली चीज तो ये करना जरूरी है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है वो फेक है। अवामी लीग एक सेकुलर पार्टी है जो माइनॉरिटीज की राइट और सारी चीजों के लिए, और ये सारे लोग, आप लोगों ने जो काउंटर आइडियोलॉजी है, जो लेफ्ट सेंटर और एक्सट्रीम लेफ्ट, इस तरह के विचारधारा के लोगों को आपने चुनाव से बर्खास्त कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। बच गए कौन? तो सेंटर राइट, राइट, एक्सट्रीम राइट। तो ये तो आपने ऑप्शन ही नहीं दिया, आपने बैन कर दिया। तो अवामी लीग को बैन करते ही, और ये जो गठबंधन बना है उसके गठबंधन होते ही, इसका मतलब ये है कि जिहादियों के बीच ये चुनाव हो रहा है। ऑल ऑफ देम फ्रॉम ए टू जेड, ये लोग शरिया लागू करना चाहते हैं, संविधान को जला के खाक कर देंगे। तो ये सरकार आएगी, नई सरकार जो आएगी वो भी वही काम करेगा। ये बीएनपी वाले भी वही काम करेंगे और जमात वाले भी वही काम करेंगे, सारे लोग वही काम करेंगे। तो क्या होगा? फिर वहां से माइनॉरिटी जो भागेगा। तब तो सवाल एक ही है, इंडिया क्या करेगा? हम हिंदुओं के लिए दरवाजा खोल दें और उनको आने दें कि जान बचा लो अपनी, आ जाओ हिंदुस्तान में रहो, या फिर बांग्लादेश के अंदर ही उसका दो भाग करके एक ऐसी जगह क्रिएट कर दे जो हिंदुओं के लिए सेफ सिक्योर्ड हो, और उस तरह के मुस्लिम्स के लिए भी जो लिबरल, सेकुलर और एक प्रोग्रेसिव लाइफ जीना चाहते हो, जो इन बेहुदे किस्म के पार्टी और लीडर के से अपने आप को बचाना चाहते हो, उनके लिए आप अलग जगह बना सकते हैं। तो ये प्लान सी है, ये प्लान सी, ये करना पड़ेगा।
ये करना पड़ेगा। और एक काम तो जरूर करना पड़ेगा अब, और जो पॉलिटिकल पार्टी, जो लीडर, जो देश में जो भी सरकार ये बांग्लादेशियों को बचाए, आप ये समझिए कि वो गद्दार है, ये देशद्रोही है। सांप पल रहा है, सांप पल रहा है बांग्लादेश के अंदर। बाउंड्री को तो टाइट करना ही पड़ेगा, और वहां के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि ताकि वहां का जो प्रोग्रेसिव, वहां का जो लिबरल समाज है, वहां जो आर्ट कल्चर में बिलीव करते हैं, जो अधिकार अपना जो है वो महफूज रखना चाहते हैं, वहां की माइनॉरिटी हो, गरीब हो, वहां पे उनके लिए अलग व्यवस्था बांग्लादेश के अंदर ही हो। अब इसके लिए यूएन को और पूरी दुनिया को इसके लिए काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को सत्ता संभाले 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। चुनाव टलते रहे, हालात बिगड़ते रहे और सरकार हर बार तैयारी का हवाला देती रही, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कानून व्यवस्था सबसे बड़ी हार बन चुकी है। कट्टरपंथी नेटवर्क गांव-गांव फैल चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक डर का साम्राज्य कायम है। अब ऐसे में चुनाव एक गंभीर सवाल भी खड़ा करता है। तो देखते हैं चुनाव आते आते बांग्लादेश में और क्या कुछ बदलता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।